नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रुचिका सैनी आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर और आज हम क्लास 12 का लेसन 1 जो कि है परिचय, उसे आज हम क्लियर करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट्स जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लाइन है, उसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। तो फटाफट से अपनी बुक्स और कॉपीज निकाल लीजिए और हाथ के अंदर अपना रख लीजिए पेन या पेंसिल। यहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स PDF के थ्रू मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो परिचय है इसमें फर्स्ट पेज पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है क्योंकि ये सारा पेज आपका इंट्रोडक्शन का है। अब यहाँ कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज के सेकेंड पैराग्राफ की। यहाँ पे हम चलिए अब हम बात करते हैं हमारी इस अंडरलाइन की, जिसमें हमने बोला कि कीमतें बढ़ती है, यानी कि वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि देखिए किस तरीके से कीमतें बढ़ती है, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। चलो अब इसके जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं कि आखिर मंदी क्या होती है। तो बच्चों, अगर हम मंदी की बात करें तो देखो, मंदी किसे कहते हैं? मंदी किसे कहते हैं? तो मंदी वही जहाँ पे आपकी एकदम लोगों के पास रोजगार नहीं होता, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, उनके पास आवश्यक वस्तुएं खरीदने का भी पैसा नहीं होता। कुल मिलाकर है, मंदी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति की जेब में बिल्कुल पैसा नहीं होता, जेब में धन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी साधारण भाषा में है, लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा की बात करें तो हम लिखेंगे कि रोजगार और उत्पादन के स्तर गिरते हैं, उसे हम मंदी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट लाइन पे जाते हैं, जहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको व्यक्तिक आर्थिक एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एजेंट किसे कहते हैं। तो चलो एजेंट पे बातें करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम व्यष्टि की बात करें, तो व्यष्टि में एजेंट है अर्थात उपभोक्ता, जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। तो हम मोटा मोटा ये मानते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम एजेंट का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे एजेंट कौन होता है? उपभोक्ता, यानी कि हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, जो कि वस्तुओं या फिर कोई सेवा है उसको खरीदने का प्रयास कर रहा है, वो भी उसके पास जितना बजट है उसमें। तो हम यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में एजेंट लेते हैं उपभोक्ता को। आगे अंडरलाइन कीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है। अब जो यहाँ तो एजेंट आपको बताया गया है सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एजेंट कौन होता है तो आपने क्या लिख देना है? उपभोक्ता होता है, ठीक है। क्यों होता है? हर चीज़ के पीछे क्यों ज़रूरी है जानना? क्योंकि उपभोक्ता क्या करता है, अपनी रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से जो वस्तुएं खरीदता है उनको इस तरीके से संयोग करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, संतुष्टि प्राप्त कर सके। जितना पैसा उसके पास है उन पैसों में उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो और वो ऐसी वस्तुओं को खरीदेगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति यानी कि सप्लाई के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए ये एक दुकान है, ठीक है, शॉप है ए नाम की। अब ये ए नाम का जो व्यक्ति है, ए नाम की दुकान का जो व्यक्ति है, ये कितनी वस्तुओं को खरीद रहा है और बेच रहा है, यानी इसके पास मान के चलो अगर 100 वस्तुएं ये ले रहा है, उत्पादन कर रहा है और 100 वस्तुएं ये क्या करता है, बेचता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ए दुकान का ही अध्ययन करेंगे, यानी कि कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है, यानी कि ये कितना लोग मांग रहे हैं इससे और ये कितना लोगों को वस्तुएं दे पा रहा है। इसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत बाजार का अध्ययन हो जाएगा और व्यक्तिगत बाजार का अध्ययन चल जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब बात करते हैं कि मुद्रास्फीति हमने पढ़ा था, यानी कि महंगाई। मुद्रास्फीति को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, महंगाई कहते हैं, ठीक है, या बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है। तो सीधी सी बात है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का उल्लेख व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं होता। किस में नहीं होता? व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं होता। किस में नहीं होता? व्यष्टि
अर्थशास्त्र में नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का उल्लेख कहाँ होता है, तो ये उल्लेख होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है। ये 100% आपके आता है, स्टार बना लीजिए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। हमें बस एक वर्ड याद रखना है, क्या? एडम स्मिथ। तो चलिए थोड़ा सा हम एडम स्मिथ के बारे में पढ़ लेते हैं और इनकी किताब के बारे में पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इनका ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। अगर इनकी किताब की बात करूँ मैं, तो ये थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके PDF, इनके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी ताकि और अब आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, अब ये बुक कब आई थी? 1776 में। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, कि विद्वानों को करारोपण और अन्य बजट नीतियों और मुद्रा पूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियाँ, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार, निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हम ब्याज दर का अध्ययन करते हैं, मजदूरी दर का अध्ययन करते हैं, बेरोजगारी और रोजगार का अध्ययन करते हैं। अब इसमें एडिशनल चीज़ें और दे दी है जो आपको याद कर लेनी है। एक है नीतियाँ और दूसरा है मुद्रा पूर्ति में बदलाव, ठीक है, और दूसरा निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभाव। अच्छा, हम सिर्फ इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। पहला मुद्रा पूर्ति में बदलाव, दूसरा ब्याज दर, तीसरा नीतियाँ, चौथा मजदूरी, पांचवा रोजगार। तो चलिए, ये तो वो तत्व थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के अंदर। अब आगे की बात करते हैं, जिसमें हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं या वैधानिक निकाय जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसी प्रकार की संस्था करते हैं। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पढ़ा था कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, हमने क्या पढ़ा था? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वहाँ एजेंट कौन है? वहाँ पे एजेंट कौन था? तो वहाँ पे एजेंट था उपभोक्ता, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता क्या करता था? उपभोक्ता निर्धारित करता था क्रय और विक्रय को, वस्तुओं के क्रय और विक्रय को, कि कितना संयोग इसको लेना है अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात उलट है, यहाँ पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एजेंट कौन है। देखो, इनडायरेक्टली में कैसे पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे राज्य या वैधानिक निकाय। अब इन वैधानिक निकायों के नाम आपको याद कर लेने हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक जो कि एजेंट है, दूसरा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। इस प्रकार की संस्था है जो कि एजेंट का कार्य करती है, लेकिन किसमें? जो कि एजेंट का कार्य करती है समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें करती है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अब समष्टि अर्थशास्त्र में एजेंट का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे उपभोक्ता ना करके कौन कर रहा है? यहाँ पे उपभोक्ता ना करके कार्य कर रहा है एजेंट का आपके RBI, और दूसरा राज्य स्वयं या फिर हम कोई भी संस्थाएं इसमें शामिल कर लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य उन व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं है जो निजी लाभ या कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर हम उपभोक्ता की बात करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो एजेंट था उपभोक्ता, वो तो क्या करता था? वो तो अपने लाभ को और अपने कल्याण को बढ़ाना चाहता था। लेकिन अगर इसके जस्ट पलट हम बात करते हैं किसकी, कि समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट क्या करते हैं, तो ये लाभ या फिर कल्याण को, अपने स्वयं के लाभ या कल्याण को बढ़ाना नहीं चाहते, व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि सामाजिक कल्याण और सामाजिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन आ जाता है महत्वपूर्ण, कि आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं। तो देखो, उन व्यक्तियों को या उन संस्थाओं को कहते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें उपभोक्ता आ जाता है, क्योंकि उपभोक्ता क्या और कितना उपभोग करना है इसका निर्णय लेता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादक कैसे
उत्पादन कैसे हो ये उत्पादक निर्धारित करता है, तो ये भी हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एजेंट के रूप में माना जाएगा। लेकिन अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें सरकार, निगम और बैंक जैसी संस्थाएं शामिल हो जाती है, क्योंकि ये निर्धारित करती है कि सामाजिक लाभ और सामाजिक कल्याण में वृद्धि कैसा हो, कितना खर्च करना है समाज में, और साख पर कितना ब्याज दर लेना है, और कितना लोगों के ऊपर कर लगाना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम एक बार किन्स जी से एक बार और मिल लेते हैं। तो यहाँ पे किन्स के बारे में बताया गया है कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम जॉन मैनार्ड किन्स है। ये एक अर्थशास्त्री हैं। 1883 में इनका जन्म हुआ था। जन्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो पुस्तक है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम स्टार बना देंगे। कि किन्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो किन्स ने पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस, जो कि वर्ष 1919 की बात है। तो इस वर्ष में लिखी थी। और उनकी जो दूसरी पुस्तक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, किस में आई थी? 1936 के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं महामंदी की, जो कि एक और हमारा बढ़िया क्वेश्चन बनता है लेंदी में। बोर्ड वाला पूछेगा कि 1929 की महामंदी को समझाइए, ठीक है। तो बच्चों 1929 की महामंदी क्या थी? तो जो देश है यूरोप की तरफ के, जो यूरोप की तरफ के देश हैं और जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं, इनमें क्या हुआ था? इनमें निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आ गई थी। यानी कि लोग बेरोजगार हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे और मंदी की स्थिति हो गई थी। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के लिए खाना और आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि वो बेरोजगार थे। अब इतनी खतरनाक मंदी थी 1929 की मंदी। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी क्योंकि लोग बेरोजगार थे, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो मांग भी वस्तुओं की कम हो गई थी। और इसी वजह से उत्पादन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उत्पादन किसके लिए करेंगे जब वस्तुएं लोग ले ही नहीं रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो उत्पादन नहीं हो पा रहा था। उत्पादन नहीं हो पा रहा था तो कारखाने क्या हो रहे थे? बंद पड़ रहे थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। अब जब उत्पादन नहीं हो रहा था तो जाहिर सी बात है, जो श्रमिक काम कर रहे थे, थोड़े बहुत भी उन्हें पैसा मिल रहा था, उन्हें भी काम से निकाल दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25%, बहुत ज़्यादा हो गई थी। यही क्या थी? आर्थिक मंदी थी। और ये कहाँ आई थी? हमें याद रखना है, ये आई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कौन से वर्ष में आई थी? 1929 में आई थी। और इसके अंदर क्या हुआ था? श्रमिकों को कारखाने से निकाल दिया गया था, उत्पादन बंद हो गया था, लोगों के पास आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, जो ये तो खैर ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। बेरोजगारी किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, बेरोजगारी, जिसे रोजगार नहीं मिलता। तो हम इसे अर्थशास्त्र में कैसे लिखेंगे? बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं? सीधा सा लिखिए, लोगों की संख्या है जो काम करने के इच्छुक तो है, उनकी इच्छा तो है काम करने की, किंतु वो काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक है और काम करते हैं से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है, इस रूप में की जाती है। तो हमें सीधा सा लिखना है कि बेरोजगारी वह है जिसमें व्यक्ति काम करने का इच्छुक तो है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो हम सिर्फ इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे कि उसे प्रचलित दर पर, प्रचलित दर बोले तो जो उसकी योग्यता अनुसार वेतन है, प्रचलित दर पर रोजगार प्राप्त नहीं होता, रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बात खत्म। तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस चीज़ को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि आप ये चीज़ लिख देते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पुस्तक के संदर्भ में। तो अगर हम बात करें पूंजीवादी देशों की, तो पूंजीवादी देश किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी देश होते हैं जो उत्पादन क्रियाकलापों पर, जिन पर यानी जो भी उत्पादन के क्रियाकलाप है, जिनसे उत्पादन किया जाता है, उन पे पूंजीवादी उद्यमियों यानी कि जो व्यक्तिगत उद्यमी हैं उनका नियंत्रण होता है। इसी बात पे जो अगर हम एक और
प्रश्न निकल के आता है कि उद्यमी किसे कहते हैं। तो उद्यमी ऐसे लोग हैं जो निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिमों को वहन करते हैं यानी निर्णयों का करते हैं, उत्पादन करते हैं, निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और जोखिम भी वहन करते हैं, और जोखिम के बाद अगर लाभ होता है तो लाभ भी सिर्फ उद्यमी द्वारा ही वहन किया जाता है। अब चलिए वापिस बात करते हैं। पूंजीवादी देश के अंदर जो उद्यमी होते हैं वो स्वयं तो कार्य करते हैं, बाकी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी प्रयोग करते हैं, उत्पादन की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करते हैं कि कौन से उत्पादन करने के तरीके होंगे और स्थायी पूंजी क्या होगी, उस पूंजी का निवेश भी इनके द्वारा किया जाता है, और श्रम किस प्रकार से कार्य करेगा उन सभी का काम भी उद्यमियों द्वारा ही सोचा जाता है। चलिए अब बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ पे जो निजी व्यक्ति होता है वही उत्पादन करता है और सभी उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है और उत्पादन पर नियंत्रण करता है। तो चलिए एक बार इसके लक्षणों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो उत्पादन के साधन है जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी, उन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी व्यक्ति का कंट्रोल होता है। अब बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। निर्गत यानी कि जो भी आपने उत्पादन किया है, जो भी आपने बनाया है, जो भी आपका आउटपुट है, उसे आप बाजार में बेचने के लिए ही उत्पादन करते हैं और बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए ही उत्पादन करते हैं, तब तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आउटपुट का यूज़ आपने किसी के कल्याण के लिए किया है, जैसे पार्क बना देना या फ्री में कोई सेवा दे देना, इस तरीके से आप किसी के कल्याण के लिए समाज सेवा की भावना से करते हो, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ जाता है। तीसरा लक्षण है निश्चित कीमत पर मजदूरी की दर निर्धारित करते हैं, यानी कि एक मजदूर की दर निर्धारित हो जाती है निश्चित कीमत पर, जिसके ऊपर मजदूर कार्य करने के लिए राजी हो जाता है और जो उद्यमी है वो श्रमिक को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे मजदूरी की दर निश्चित होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलो अब बात करें कि श्रमिक की मजदूरी दर आखिर होती क्या है। तो जहाँ पे श्रम का क्रय और विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे हम श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। अब आगे बात करें कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया फर्म और सरकार, लेकिन दूसरे बड़े क्षेत्र की बात करें हम अर्थशास्त्र में, तो वो आ जाता है पारिवारिक क्षेत्रक। और पारिवारिक क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता होते हैं। अब यही उपभोक्ता क्या करते हैं, यही जो उपभोक्ता होते हैं वो परिवार में शामिल होते हैं और परिवार के जो कई लोग होते हैं, परिवार में कई लोग होते हैं, ये लोग फर्मों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, फर्म के अंदर काम करते हैं श्रमिक के रूप में, जिससे उन्हें मजदूरी मिलती है। और अगर यही व्यक्ति सरकारी विभाग यानी किसी सरकारी संस्था में सरकार के लिए काम करते हैं तो उन्हें वेतन मिलता है, और अगर ये फर्म में स्वामी के रूप में काम करते हैं तो इन्हें लाभ मिलता है। फर्मों के उत्पादों को जिस बाज़ार में बिक्री करते हैं, अगर जो भी फर्म ने उत्पाद बनाया उसे बाज़ार में बेचते हैं, तो ये जो मांग है, ये जो बाज़ार में बेच रहे हैं यानी बाज़ार में किसी ने मांग की, तो ये मांग भी किसके द्वारा की जाती है, हमारे पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा ही की जाती है। आइए बात करें बाह्य व्यापार का। बाह्य व्यापार क्या होता है। बाह्य व्यापार जो कि हमारे देश से दूसरे देशों में चीज़ों को बेचा जाता है, वस्तु या सेवाओं को बेचा जाता है और बेचने की वजह से हमें आमदनी हो रही है, इसे हम बाह्य व्यापार कहते हैं। यानी एक देश की भौगोलिक सीमा से बाहर जब वस्तु और सेवाओं को निर्यात या आयात किया जाता है, या तो आयात करेंगे या निर्यात करेंगे, उसे हम बाह्य व्यापार कहते हैं। तो ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। तो बाह्य व्यापार किसे कहते हैं ये समझ गए हैं, लेकिन बाह्य व्यापार कितने तरीकों से किया जाता है ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बाह्य व्यापार करने के लिए हम निर्यात करते हैं। निर्यात बोले तो कोई भी देश अपने देश की वस्तु और सेवाओं को दूसरे देश के अंदर भेजता है और वहां से आय प्राप्त करता है। ठीक है, इसने दूसरे देशों को बेची और वहाँ से आय प्राप्त करी, ये तो क्या है, निर्यात है। और दूसरा है हमारा आयात। तो आयात क्या होता है, जब हम दूसरे देशों से यानी किसी भी देश से वस्तुओं को या सेवाओं को मंगवा रहा है, यानी अपने देश में ला रहा है और अपने देश से धन दे रहा है उस वस्तु या सेवाओं के बदले, तो उसे आयात कहते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि हम वस्तु या सेवाओं का आयात या निर्यात ना करके जो पूंजी है यानी कि जो पैसा है वो दूसरे देशों में लगा दे, या दूसरे देश हमारे देशों में पूंजी लगा दे।
अब पूंजी कैसे लगेगी? या तो भूमि खरीद ली, ठीक है, या फिर श्रमिकों को उधार पे ले लिया, मतलब श्रमिकों को काम करने के लिए हमने दूसरे देश से मंगवा लिया, या फिर हमारे देश के श्रमिकों को दूसरे देश में भेज दिया। तो ये सब क्या हो रहा है? ये पूंजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने 3 तरीके पढ़े जिसकी वजह से बाह्य व्यापार होता है। तो चलिए एक बार इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि निर्यात किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन छोटी-छोटी डेफिनेशन है, आपको याद करके जानी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपके बन जाते हैं। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। वहीं आयात किसे कहा जाता है? कोई देश जब विश्व के अन्य देशों से वस्तुओं को खरीदता है तो उसे हम आयात कहते हैं। अब बात करें तीसरा तरीका जो है वो है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का भी प्रवाह हो सकता है, या कोई देश विदेशों से भी पूंजी का निर्यात कर सकता है, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में पूंजी लगा सकता है, वो भी बाह्य व्यापार है। और बाह्य देश हमारे देश में अगर पूंजी लगाता है तो वो भी बाह्य व्यापार